सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत है जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का तो सबसे पहले बात जंग की करते हैं। ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है लेकिन अब देर हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ईरान के अटैक्स को देखते हैं तो वो तो बिल्कुल इनकी ट्रंप की बात के उलट नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, क्या कहेंगे ऑल ओवर अभी के 24 घंटे पिछले प्रोग्राम से अब तक क्या कुछ अपडेट्स हैं इसके बारे में? देखिए, आज अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में जो ट्रायंगुलर फाइट है, वैसे तो आप कई मानिए कि अमेरिका, इज़राइल एक ही हैं, तो ये जो फाइट है, इसका चौथा दिन है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये दावा किया है सोशल मीडिया ट्रुथ के ऊपर कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब कल मैं आज ही मैं एक ट्रंप की व्हाइट हाउस से वीडियो भी देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के अब जो उनका प्रशासन का फैसला है, वो सही है क्योंकि ईरान अमेरिका के लिए गंभीर खतरा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्ष जून में अमेरिका द्वारा किए गए हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण विनाश हो गया था। तो मतलब जो परमाणु कार्यक्रम जिसकी बात हो रही है उसके इसमें एक एक आज एक नई एंट्री है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। उन्होंने ईरान से बातचीत करने की बात कही है। उनका मकसद मिडल ईस्ट देशों पर हो रहे हमलों को रोकने और बढ़ते तनाव को कम करने का है। ये पुतिन के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात कही है। पुतिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फ़ोन पर बात करेंगे। दोनों नेताओं ने संघर्ष के गंभीर परिणामों को लेकर चिंता जताई है। 4 दिन हुए हैं गुरप्रीत ईरान और अमेरिकी जंग को और 787 लोगों की मौत होने की खबर है। 153 शहरों को निशाना बनाया गया है। कुल 504 जगह हैं जिसमें तकरीबन 1500 के आसपास 1500 के आसपास हमले हुए हैं। अलग-अलग किस्म के दावे हैं। यूरोपियन मीडिया कुछ और कह रहा है, अमेरिकन मीडिया कुछ और कह रहा है, मिडल ईस्ट का मीडिया कुछ और कह रहा है। अगर आज मतलब बात करें तो 28 फरवरी की सुबह ये सारा मामला शुरू हुआ था और उसके बाद 1 मार्च को तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि जो नुकसान हुआ मतलब खामेनेई की जो डेथ हुई है ईरान की, उसके बारे में बात कर रहे थे और जो नुकसान पहले दिन जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे। अभी जो आज जो चर्चा चल रही है वो बेसिकली ज़्यादा इंग्लैंड की चर्चा है, ट्रंप के नए बयान की चर्चा है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की चर्चा है। हमले वैसे के वैसे जारी हैं, वो आप देख ही रहे होंगे। अ अमेरिका ये भी मान रहा है कि ईरान अभी भी अंधाधुंध मिसाइलें दाग रहा है। अब ये ईरान का प्रशासन, जो अमेरिकी अधिकारी हैं, वो ये बात कबूल कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका के जो ईरान के नेता हैं, वो लोग तो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये दोनों में अंतर है। अमेरिका अधिकारियों के मुताबिक ईरान मोबाइल लॉन्चर के ज़रिए अलग-अलग जगहों से मिसाइलें लॉन्च कर मिडल ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वो हम देख भी रहे हैं अलग-अलग जगहों के ऊपर जो कहें कि मिसाइलें लग रही हैं। ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले एक अजीब-सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे लिए बहुत मददगार नहीं हैं। यानी कि वो यूरोप की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा कोई ज़्यादा मदद नहीं रहे हैं। इसके अलावा सऊदी का जो तेहरान है, वहाँ पे मिसाइलें और ड्रोन का खतरा, वहाँ पर यूएवी देखे गए हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आज ईरान में जो सबसे भयावह जो तस्वीर थी, वो आज ईरान से आई। वो 158 जो स्कूली स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स स्टूडेंट्स थी, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया।
उनके संस्कार की जो तस्वीरें थी, वो दुनिया भर में सबसे पावरफुल तस्वीरें मानी गई। उनको देखकर लोगों के एकदम से दिल दहले और लोगों ने काफ़ी उसको लेकर आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा शेयर की जाने वाली वीडियो आज वो 158 गर्ल्स स्टूडेंट्स की जो अंतिम संस्कार की यात्रा थी, वो थी और बड़ी संख्या में लोग वहाँ उसमें जमा थे, वो भी आप देखिए। इज़राइल देखिए ईरान का मामला नहीं है, लेबनान में भी वो साथ-साथ हमले करा रहा लेबनान की जो राजधानी बेरूत, वहाँ पर भी उन्होंने हमले किए हैं। बहरीन ने ईरान के 73 मिसाइल और 91 ड्रोन नष्ट किए हैं, ये बहरीन सरकार ने पुष्टि की है। तो मतलब बहुत मल्टीपल फ्रंट खुले हुए हैं। इज़राइल लेबनान पे अटैक कर दे रहा है, ईरान बहरीन के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने मतलब यूएई पे भी तकरीबन 186 मिसाइलें और 812 ड्रोन छोड़ने का दावा किया है और मतलब जो यूएई का जो रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी इस बात को कबूल रही है कि हाँ, ईरान की तरफ से बड़े मात्रा में मिसाइलें और ड्रोन्स दागे गए हैं। तो इज़राइल के पेटा टिकवा में आज ईरान का मिसाइली अटैक था। कुवैत बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ कि मिडल ईस्ट में जो कुछ पक रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल भी ये समझ से बाहर है। काफ़ी काफ़ी समय की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसको लेकर एक गंभीर बातचीत की ज़रूरत है कि इस मल्टीपल जो फ्रंट खुले हुए हैं वॉर के, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये चीज़ें बढ़ रही हैं या फिर ये मिडल ईस्ट में एक नई किस्म की कहें कि पावर सेंटर्स को का निर्माण करेगी, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यही है कि चाइना और रशिया जो 2 बड़ी महाशक्तियाँ अपने आप को मानती हैं अमेरिका के बाद मानी जाती जी। हैं, वो इस सीन में गायब हैं। हालाँकि आज थोड़ा-सा व्लादिमीर पुतिन थोड़ी हलचल करते हुए दिख रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो इस जंग का असर हर देश पर पड़ेगा, सीधे या असीधे तौर पर ज़रूर पड़ेगा। इस सब के बीच में भारत के पास खबर ये निकल के आ रही है कि सिर्फ़ 25 दिन का तेल बचा है और इज़राइल, ईरान जंग के बीच जो इम्पोर्ट करने के रूट हैं, वो बंद हैं। क्या सरकार के पास इसका कोई तोड़ है, कोई नया रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि अगर ये जंग लंबी चलती है, तो सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे देशों के सामने ये सेम दिक्कत खड़ी है। बिल्कुल, वेस्ट एशिया को हम कैसे जानते हैं? वेस्ट एशिया को हम यही तो बोलते हैं कि बेसिकली दुनिया भर की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वो वेस्ट एशिया के ऊपर निर्भर करती है। वेस्ट एशिया में तनाव है, तनाव आपको थोड़ी देर पहले मैं बता ही रहा था कि कैसे मल्टीपल फ्रंट्स खुले हुए हैं, कोई किसी पे भी अटैक बिठा दे रहा है। भारत के पास अब 25 दिनों का क्रूड ऑयल बचा हुआ है और उसमें कच्चा तेल और रिफाइंड ऑयल दोनों ही लगाइए। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो सरकार है, वो भारत की अभी कुछ कह नहीं रही है, हालाँकि सूत्र बहुत बहुत सारी बातें कह रहे हैं। ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, उसको बंद करने का जो ऐलान है, उसने भारत की जो कहें कि भारत की क्या एशियन बहुत सारे मुल्कों की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको हिलाकर रख दिया है। अब ओमान और ईरान के बीच ये जो रूट है, दुनिया के ऑयल बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है। अब भारत हालाँकि ढूँढ रहा है कि भई कोई और अल्टरनेट उनको मिले जिससे इस ये रूट बंद हुआ तो ग्लोबल मार्केट में मतलब नो डाउट जो तेल की कीमतें हैं वो भी $100 प्रति बैरल तक पहुँच सकती हैं। ये भी एक बात है, तो उसमें तो बढ़ोतरी होगी। अभी 5-7% की तो पिछले 3-4 दिन में हो ही चुकी है। तो हॉर्मूज़ रूट मतलब एशियन कंट्रीज़ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को ऑयल सप्लाई करता है। तो ये है कि भारत भी इस मामले में फँसा खड़ा है। हरदीप पुरी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और हालाँकि कहा जा रहा है कि जो मंडे को पेट्रोलियम जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की थी। अब उसमें हाई लेवल मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं आया, उसको लेकर कोई अभी सामने नहीं आया कि उन्होंने क्या फैसले लिए हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तय है कि भारत अल्टरनेट ढूँढ रहा है कि भई अगर ये हॉर्मुज़ रूट अगर अफ़ेक्टेड रहता तो फिर क्या होगा? एक तो यही है कि भई भारत रशिया से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा सकता है क्योंकि हॉर्मुज़ रूट तो ठप है। तो कोई और अल्टरनेट तरीके से जो प्लान है वो किए जा सकते हैं।
जी, बिल्कुल। और इसी के साथ जंग के साथ ही जुड़ी हुई भी अगली खबर है, जैसे बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे पंजाबी भी आम तौर पर विदेश जाते हैं, कुछ लोग काम के लिहाज से, कुछ लोग एज़ ए टूरिस्ट घूमने के लिए। तो दुबई बहुत सारे लोगों का पसंदीदा एक शहर है, वहाँ वहाँ घूमने जाते हैं। तो अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिनती में ये जानकारी आ रही है कि लोग फँसे हुए हैं। एक एमी विर्क सिंगर भी गुहार लगा रहे थे कि उनकी फैमिली, उनकी छोटी बच्ची वहाँ पर फँसी हुई है। आम जनसाधारण लोग भी जो हैं, वो भी फँसे हुए हैं। अधिकतर लोगों के वीज़ा और पैसे दोनों खत्म हो रहे हैं। पंजाब सरकार ने तो सिर्फ़ हेल्पलाइन जारी करके अपना जो रोल था, वो अदा करने की गनीमत सिर्फ़ की है। तो कैसी स्थिति है अभी वहाँ पर? क्या वहाँ से निकालने के लिए ऐसे लोगों को कोई खास तैयारी कर रहा है भारत, या फिर पंजाब की सरकार, या फिर कोई और स्टेट अपने बलबूते पर कुछ कर रहा है, या फिर सिर्फ अभी वो वहां फंसे रहेंगे लोग? देखिए, मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था कि मेरे भी 3 जो दोस्त हैं वो वहाँ दुबई में बैठे हुए हैं। उनको जो मेरी जो बात हुई इंडियन एम्बेसी में, वहाँ पर मेरे एक नोन है जो ऑफ़िसर है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि यार अभी 2-3 दिन आप होटल का इंतज़ाम कर लीजिए, बड़ा टफ़ है। वो दिख भी रहा है। मिडल ईस्ट में देखिए एयर ट्रैफ़िक बंद है। आज मैं देख रहा था तकरीबन 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आज इंडिया से कैंसल हुई हैं। तो और वो मिडल ईस्ट की फ्लाइट से जाता। तो मिडल ईस्ट खा लगभग 8 देश हैं, 8 देश जो खाड़ी के देश हैं, वहाँ पर भारतीय फँसे हुए हैं मिडल ईस्ट में। ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं लौटे हैं। 2000 के आस-पास लोग लौटे भी हैं, वापस भी आए हैं। इसमें यही है कि इंडिगो जेद्दाह से 10 स्पेशल जो फ्लाइट्स हैं, वो चला रहा है। दुबई का थोड़ा-सा चक्कर है। अब इसमें जो दुबई से एयर इंडिया और जो अमीरात एयरलाइंस है या फिर एतिहाद एयरलाइंस है, उससे कुछ लोग लौटे हैं। उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी। पंजाब जो सरकार है, पंजाब के डॉक्टर नवजोत जो एनआरआई मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास तकरीबन 150 लोगों की कॉल आई है। उसमें ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर टूरिस्ट हैं, कुछ लेबर के तौर पर वहाँ गए हुए हैं या वीज़ा होल्डर के रूप में वहाँ रुके हुए हैं। तो वो वाला मामला है। आप सही कह रहे हो कि हाँ पंजाब सरकार ने अपना कहें कि अपनी जारी कर दी हेल्पलाइन। हेल्पलाइन तो नंबर जारी हाँ, किया है। उससे बात बनेगी नहीं। ये वैसे मामला केंद्र सरकार का मामला है। सूबा सरकारें थोड़ी अपनी एक्टिवनेस दिखा सकती हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मामला तो केंद्र सरकार के ऊपर है कि केंद्र सरकार कैसे चीज़ों को करेगी। जी, बिल्कुल। अगर इससे आगे बढ़ें तो बात करें सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने अभी खamenei के मारे जाने पर भारत की चुप्पी को लेकर हैरान होने की बात कही है। क्या सोनिया गांधी ने जो कहा है उसका संज्ञान लेगी सरकार, कोई बात करेगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम एक साइड पर बैठ के इस जंग को ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे? देखिए, आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार में सोनिया गांधी का आर्टिकल छपा है और उसमें उन्होंने कई सारी बातें लिखी। उन्होंने एक तो पहली बात तो यही अली खामेनेई की जो हत्या हुई है, उस पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। ये न्यूट्रल नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी से पीछे हटना है। अब इसमें जो उनका तर्क है ये कि किसी विदेशी लीडर की टारगेट किलिंग पर भारत संप्रभुता, सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ के पक्ष में स्पष्ट नहीं बोलता। इससे विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। यानी कि आप किसी की सॉवरेनिटी भंग हो रही है और इंटरनेशनल लॉ ब्रीच हो रहा है, उस पे भी आप स्पष्ट तौर पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो इससे आपका दिखता है कि आपकी जो विदेश नीति है, वो कैसी है। तो उन्होंने कई ऐसे हमले नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, उसमें उसकी जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो फेलियर है, उसको उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। अ, देखिए उन सोनिया गांधी के आर्टिकल में उन्होंने तकरीबन 4-5 ऐसे बातों से अपने आर्टिकल को फ्रेम किया। पहला तो ये कि बिना युद्ध घोषणा के हत्या कर दी गई। उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है आर्टिकल 204 उसका उन्होंने ये बात कही है कि टारगेट जो किसी भी
राष्ट्राध्यक्ष की किसी भी कहें कि किसी भी स्टेट के अध्यक्ष के प्रेसिडेंट की टारगेट किलिंग नियमों के खिलाफ है। दूसरा उन्होंने प्रधानमंत्री के इज़रायली दौरे के ऊपर सवाल खड़े किए कि 48 घंटे पहले इज़राइल में प्रधानमंत्री मोदी घूम रहे थे। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल साउथ और जो ब्रिक्स देशों का जो रुख है, उसमें उन्होंने कहा कि अ ब जो भारत है वो एक तरफ तो ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, ब्रिक्स देशों का सदस्य है, दूसरी तरफ वो अमेरिका और इज़राइल का खुला समर्थन कर रहा है, तो वो एक बात उन्होंने कही है। उन्होंने बमबारी और टारगेट किलिंग की निंदा की है, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर उन्होंने हमला बताया है। तो ये बात उन्होंने रखी है। सोनिया गांधी ने इसके अलावा भारत और ईरान के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं, उनके बारे में भी ज़िक्र किया है। 1994 का ओआईसी के बारे में बात की है कि कैसे कश्मीर के मुद्दे पे भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, तो उस समय ईरान ने भारत का साथ दिया था। इसके अलावा मतलब 2001 की बात है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर पहुँचे थे। तो और इज़राइल और इंडिया के जो रिलेशंस है उस पर सवाल सोनिया गांधी ने उठाए हैं। तो मतलब साफ दिखता है कि सोनिया गांधी जो ट्रेडिशनल ईरान को लेकर जो ट्रेडिशनल पोजीशन थी भारत की, उसको वो दोहरा रही हैं और वो कह रही हैं कि हम पहले ईरान के हक में, ईरान हमारा मित्र रहा है और हम ईरान हमारी मदद करता रहा है और आज हम ईरान में इतनी बड़ी घटना हुई है और हम आंखें चुरा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने अपने आर्टिकल में कही है। भारत में जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ईरान के मसले पर मोदी के ऊपर हमलावर हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो बड़ी चिंताजनक खबर सामने आ रही है कि जो भारत सरकार है वो गरीब लोगों को जो चावल दे रही है वो विज्ञानियों के हिसाब से बड़ी चिंताजनक और खतरनाक है। ये क्यों बताया जा रहा है ये चावल जो दिए जा रहे हैं, क्या है इनमें ऐसा? देखिए जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज करके गरीबों को फोर्टिफाइड चावल परोसा है। इसमें 2023 की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिसमें कई जो भारत के वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि जो फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड राइस है वो गरीबों के लिए खराब है और आप 80 करोड़ लोगों को फोर्टिफाइड यानी कि बेसिकली कहें कि कृत्रिम आयरन और विटामिन युक्त जो चावल है वो देने की कोशिश सरकार ने की है। उससे पोषण संबंधी जो प्रभाव हैं वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। और ये जो आईसीएमआर जो भारत के शीर्ष चिकित्सा रिसर्च जो सेंटर हैं, मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं, आईसीएमआर उसके जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसको लेकर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे उन लोगों वो लोग जिनमें थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया है, उनको ये चावल खाने से, फोर्टिफाइड राइस खाने से उनको उनके बॉडी पार्ट्स के खराब होने का जो खतरा है वो गंभीर तौर पर बढ़ सकता है। अ, अब वो रिपोर्ट तो भई गायब कर दी गई। अब मिड डे मील हो, पीडीएस हो, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जैसे 80 करोड़ लोगों के 5 किलो राशन दे रहे, उसमें इन्होंने फोर्टिफाइड राशन परोसा है। उसमें रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है वो ये कह रहा है कि सरकार ने एनीमिया को दूर करने के नाम पर एक ऐसी नीति नीति लागू की है जिसके वैज्ञानिक आधार संदिग्ध हैं और जो आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है। तो ये फोर्टिफाइड राइस को लेकर जो रिपोर्ट थी आईसीएमआर की उसको हालाँकि दबा दिया गया। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन में बाहर आई है। तो ये एक मामला है। तो आप सोचिए कि कैसे जो स्वास्थ्य है लोगों के उसके साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। जी। और उधर किसान बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं पंजाब में। हुँ। बिल्कुल। संयुक्त किसान मोर्चा 10 मार्च को किसान महापंचायत करने जा रहा है। उसमें लगभग हर जिले से बड़ी मात्रा में किसान बरनाला में पहुँचेंगे और ये जो किसान महापंचायत होने जा रही है, ये जो केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन होगा, उसमें किसानों की लंबित जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, वो तो हैं ही हैं और जो अमेरिका, इंडिया के जो ट्रेड डील हुई है,
उसमें किसानों को जो नुकसान हुआ, उसको उसकी खिलाफत हुई, उनकी उसकी मुखालफत भी किसान करेंगे। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि किसानों की छोटे-छोटे ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, गाँव-गाँव मीटिंगें हो रही हैं। तो दिख रहा है कि किसान आंदोलन एक कंटिन्यूटी में दिख रहा है और दिख रहा है कि आगे अगले साल तक संभावनाएँ हैं कि भारत में एक बार फिर से बड़ा किसान आंदोलन हो। जी, बिल्कुल। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवर सफाई के दौरान निगम के 2 कर्मचारियों की मौत हुई है। ये हालात कब सुधरेंगे? हम हर बार ये बात चर्चा करते हैं कि वर्क प्लेस पर कैसी स्थिति रहती है लोगों की, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जहाँ पर सीधा सरकार में इन्वॉल्व होती है। जब वहाँ पर ऐसी कुताही होती है, ऐसी दिक्कतें सामने आती है, तो और भी चिंता का विषय होता है क्योंकि यहाँ तो अपनी बड़ी इकोनॉमी होने का डंका बजाता हुआ नज़र आता है भारत, लेकिन हालात जो ज़मीनी है वो इतने बदतर हैं। देखिए 21वीं सदी में जो इंसान है, जो उसने कई किस्म के दावे किए हैं, उसने कहा है कि अब उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, एआई उसका काम कर देगा। बहुत सारे रोबोट अलग-अलग किस्म के कुत्ते, बिल्लियों की शक्ल में इन इंसानों ने डेवलप किए हैं। इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन भारत कुछ मामलों में बहुत पिछड़ता जा रहा है, वो है वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर। 21वीं सदी में क्या कोई कल्पना कर सकता है कि गंदे शिविरों में आज भी मैनुअल जो सफाई है, उसका काम चालू है और लोगों को गंदे शिविरों के अंदर, भरे शिविरों के अंदर उतरना पड़ता है। इतनी बड़ी तकनीकें हैं, इतनी मशीनीकरण का युग आ चुका है, लेकिन फिर भी बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनको शिविरों में उतार दिया जाता है और इंदौर का ये मामला है, ये उसी तरफ इशारा करता है। 2 लोगों की डेथ हुई है, 2 वर्कर्स की डेथ हुई है और दम घुटने के कारण हुई है। अब इसको क्या कहें मतलब हम? लगातार ऐसी खबरें हम देखते ही हैं, भारत में सीवर में डूबने से जो डेथ हैं। जो आप बात कर रहे थे कि भई बड़ा मतलब सेफ्टी के बारे में, वर्क प्लेस सेफ नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर की आज खबर है, वहाँ पर केमिकल यूनिट से जहरीली गैस का रिसाव हो गया और 2600 लोग उसके कारण फँस गए थे, लेकिन उनको निकाला गया। जी। तो मतलब अ, एक गलती जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, वैसी घटना महाराष्ट्र में हो सकती थी आज पालघर में। तो बड़ा ये एक मामला है। पालघर में देख रहा था जो खतरनाक ओलियम गैस है, उसका बड़े पैमाने पर रिसाव हुआ। 1600 स्कूली जो बच्चे थे, उनको स्कूल क्योंकि उस इंडस्ट्री के पास ही था, उनको निकाला गया। तो बड़ा और धुआँ छोड़ने वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो उसके कारण ये हुआ और सफ़ेद धुएँ के गुब्बारे से बन गए पूरे उस इलाके में और जी। एकदम बहुत डरावना संकट 5 किलोमीटर का जो दायरा था, वो सारा प्रभावित हुआ उसके कारण। तो एक बड़ा खतरनाक स्थिति रहती है। तो इतनी तरक्की भई एआई आ गया, अब तो रोबोट भी आप कुत्ते-बिल्लियों के बना दे रहे हैं। लेकिन सेफ्टी के नाम पर मतलब लोग जहाँ पर काम करते हैं, जिन इंडस्ट्री में, जिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहाँ पे सेफ्टी के नाम पर आप सरेआम उनकी जानों से खिलवाड़ करते हैं। मशीन को सारी सुरक्षाएँ हैं, यहाँ तक कि लैपटॉप, मोबाइल का भी इंश्योरेंस होने लग गया, लेकिन लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि छोटी-छोटी चीज़ों का इंश्योरेंस है, लेकिन गरीब आदमी की जान का कोई इंश्योरेंस नहीं है, उसको ऐसे ही रगड़ा जाता है। उधर संभल की जामा मस्जिद किसी पूर्वी संरचना को ध्वस्त करके नहीं बनी है। अभी ये जानकारी निकल के सामने आई है। किसने जाँच की है? क्या रिपोर्ट है सारी? देखिए, ये एएसआई का सर्वे है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही है और उसमें ये बात निकल कर आई है। संभल की शाही जामा मस्जिद आप पिछले साल याद करिए कि वहाँ पर बड़े तनाव का कारण रहा। 4 मुसलमान नौजवानों को पुलिस ने गोली मारकर उनकी हत्या भी कर दी थी। बड़ा वहाँ पर बवाल हुआ। ये कहा गया कि इस शाही जामा मस्जिद के नीचे तो मंदिर है, लेकिन एएसआई ने वहाँ पर पूरी खुदाई की है, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है कि उसके नीचे कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद हो। ठीक है कि आप ये मान रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपके हिंदुत्व के ग्रुप्स हैं, उन्होंने तो संभल शाही जामा मस्जिद के नाम पर खूब बवाल किए हैं, खूब वहाँ पर दंगे भड़काने की कोशिश की। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो उनमें शामिल रही है, जो अनुज डीएसपी अनुज का जो बात आया 4 मुसलमानों की डेथ को मार दिया गया। ये सारा किसके इशारे पे हुआ फिर?
मतलब आप आपका जो देखिए आरएसएस बहुत चतुर है। उनका जो जी। नारा था जब बाबरी मस्जिद गिराई थी तब वो एक नारा उछालते थे, अयोध्या एक झाँकी झाँकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी में आप देखिए ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं और मथुरा में वो कृष्ण जन्मभूमि का पूरा उन्होंने विवाद वाला इश्यू उठा ही रखा है। ठीक है? अ, मैं अक्सर ये बात बोलता था मतलब 2017-18 में ये बात बोलता था कि ये लोग काशी और मथुरा पर भी नहीं रुकेंगे, ये बहुत आगे बढ़ेंगे और ये हर शहर में ऐसे विवाद खोजेंगे। संभल आप देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद के ऊपर इन्होंने विवाद खोज ही लिया, अजमेर तक इन्होंने सवाल उठाए, ताजमहल को तेजो-महल बता दिया, तो ऐसी चीज़ें की। मतलब इनका ये है कि माइनॉरिटीज़ से जुड़ी हुई जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनको लेकर अब ये ऐसे विवादास्पद जो स्थिति है, वो करेंगे। यानी कि उनके जो मैं कहूँगा कि दूसरे धर्मों की इंडिया में जो इबादतगाहें हैं, उनको भी एक क्या कहें कि शक की नज़रों शक के घेरे में उसको विवादित बना देने में इनकी पूरी दिलचस्पी रहती है, जिससे ये पोलराइज़ेशन कर सके समाज में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगली बात करें कट्टर ईमानदार कहने वाले खुद को केजरीवाल, उन्होंने राहत मिलने के बाद अभी शक्ति प्रदर्शन किया है जंतर-मंतर पर। हाँ, अरविंद केजरीवाल को जब से कोर्ट से राहत मिली उसके बाद वो दिल्ली में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं और वो मतलब दिल्ली की जनता में नज़र आ रहे हैं। पिछले जब से वो चुनाव हारे थे याद करिए फरवरी 2025 में जब वो चुनाव हार गए तो 1 साल से वो लगभग दिल्ली से गायब रहे। अब जैसे ही उनको क्लीन चिट मिली है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से मिल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के लोगों से मिल रहे हैं, डीटीसी वालों से मिल रहे हैं, डीएमआईसी के कर्मचारियों से मिल रहे हैं, नौकरी-पेशा लोगों से मिल रहे हैं और एक बड़ी रैली जंतर-मंतर पे की। उन्होंने बहुत सारे जो दिल्ली में चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर सवाल उठाए। तो अब मुझे लगता है कि केजरीवाल का 2015 से पहले वाला जो रूप है, वो दिल्ली में आपको दिखाई देगा। जैसे वो बिजली के खंभों पे चढ़ जाते थे, कनेक्शन जोड़ देते थे। जब पुलिस उठाने आती थी तो लिट जाते थे ज़मीन के ऊपर, लेट जाते थे। और ऐसे वो जो आंदोलनकारी केजरीवाल 2015 से पहले लोगों ने जो देखा था, वो अब आपको मुझे लगता है कि दोबारा दिखेगा क्योंकि उनको एक सर्टेन किस्म का कॉन्फिडेंस कोर्ट की जजमेंट से आया है और वो अगले कुछ महीने आपको दिल्ली की राजनीति में अब सक्रिय दिखेंगे। 1 साल लगातार गायब रहे दिल्ली से और अब दोबारा आपको केजरीवाल दिल्ली में एक्टिव दिखेंगे। इस हिसाब से तो हम फिर माने पंजाब वाले के पंजाब वालों का फायदा हो गया है उनको राहत मिलने से अभी थोड़ा पंजाब के जो स्रोत थे जिनकी पूरे तरीके से मिसयूज कर रहे थे केजरीवाल हर जगह हेलीपैड बन रहे थे उनके स्वागत में हमारे प्रधान मुख्यमंत्री आगे खड़े रहते थे अभी शायद उनको थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि दिल्ली में काम करेंगे तो इस पे क्या कहेंगे अगर पंजाब के एंगल से इस खबर को देखना हो तो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पंजाब में एक उनके खिलाफ पूरी जो एक बातचीत है वो तो है ही कि भई पंजाब की सरकार दिल्ली वाले चला रहे हैं। तो और ये पूरी एक बात है। हालाँकि मतलब ये दूसरी सरकारों में भी होता रहा है। ये तो चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, बीजेपी की सरकार आ जाए, वो अपने लोग तो छोड़ कर रखते ही हैं। ख़ैर ये पंजाब में मैं भी जब सर्वे कर रहा था तो उस सर्वे में मेरा एक सवाल था। ये सवाल ये था कि क्या पंजाब सरकार दिल्ली से चल रही है? तो उसमें आपको थोड़ा हैरानी होगी कि 72% लोगों ने कहा था कि हाँ, दिल्ली से चल रही है। तो एक बड़ा मतलब 72% एक बड़ा नंबर है। तो 72% लोग सूबे के ये बात मानते हैं कि दिल्ली वाले पंजाब में सरकार चला रहे हैं। कई मामलों में दिखता भी है। तो अब शायद मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका कोई दखल-अंदाज़ी कम होगी, दखल-अंदाज़ी तो रहेगी क्योंकि भगवंत मान को वो बहुत ऐसे यकीन करते नहीं हैं। हालाँकि भगवंत मान की अपनी एक पॉपुलैरिटी है तो वो उसका उसका कारण वो उसको हटा भी नहीं सकते हैं। और वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के मतलब मूड में भी नहीं है। अभी मेरी भी आम आदमी पार्टी के भीतर कुछ लोगों से बात हो रही थी। तो बीच में जब खबर चली थी कि भगवंत मान को आम आदमी पार्टी वाले हटा रहे हैं, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, तो तो मेरी जब बात चल रही थी कि क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा मैं उस खबर को ढूँढने की कोशिश कर रहा था। तो तभी मेरे से अरविंद केजरीवाल के एक बहुत ख़ास विश्वसनीय सूत्र ने मेरे को ये बात कही
कि देखिए मन में बहुत है, लेकिन हमारे पास कोई योग्य कैंडिडेट है नहीं, इसलिए हम अभी सीएम बदलेंगे नहीं और हम आखिरी साल में कोई किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हैं। हम भगवंत मान के साथ ही जाना चाहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अगली बार अगर हमें बहुमत मिली, तो हम नए सिरे से फिर सोच सकते हैं कि हमारा नया मुख्यमंत्री कौन होगा। जी, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।